जी फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि हमारे ना सर क्या कर रहे हैं कि एक तो वो आईएस की डेरिवेशन करवा रहे हैं एंड उसके टू पार्ट्स हैं। एक तो है जिस पे आई थिंक अभी लास्ट वीक उनने मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस वाली आईएस डिराइव किया, राइट। और जो दूसरा है वो है माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस वाली आईएस कर्व, वो अलग से डिराइव होएगी, राइट। और ये बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये यूज़ होएगा DSGE मॉडल के अंदर, जो न्यू कीन्सियन मॉडल्स हैं। उसके अलावा हमारी आ गई मनी मार्केट, जिसमें LM की डेरिवेशन है, और ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है कि इसके भी मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस हैं और माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस हैं। रेहान, जो आपने नोट्स भेजे हैं ना मुझे इस वीक के जो भेजे हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यही है, मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस हैं ऑफ मनी डिमांड। और तो मुझे लगता है फर्स्ट वीक में ना सर ने ये एक आईएस डेरिवेशन मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस वाली कराई है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस वाली LME मनी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही है ना। सो हम भी ऐसे ही करते हैं, जो जिस तरीके से सर प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, हम वही चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं। बीच में जो तुम लोगों को चीज़ पक्की है वो फिर बता दो, ये हम स्किप कर लिया करेंगे। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट रिपेटिटिव हो रहा है देन वी कैन स्किप दैट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फर्स्ट विद द IS की डेरिवेशन एंड लेट्स डू द मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन वाली। इसका मतलब है कि हाउस होल्ड्स वगैरह का नहीं देखा जा रहा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट। वो सारा उसकी जो भी जहाँ से भी इंटरेस्ट रेट और आउटपुट की रिलेशनशिप बन रही है ना, वो बन रही है कि उसके मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकॉनमी को देख के, उसकी फाउंडेशन देख के बिल्ड हो रहा है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली है ना, उसमें होएगा कि हाउस होल्ड कैसे बिहेव करता है। तो एक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन हाउस होल्ड राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकॉनमी, ठीक है। इस पे पता ही तुम लोग को अंडरग्रेड से याद होगा कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है विच इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। फॉर सिंप्लिसिटी तुम लोग के जो नोट्स थे ना, सर ने नेट एक्सपोर्ट को तो ज़ीरो ही किया हुआ है, अभी क्लोज्ड इकॉनमी की हुई है। हम कहते हैं कि GDP कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, राइट। एंड इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो इनकम के बराबर होता है। दिस इज़ वाई वी लुक एट द इक्विलिब्रियम अलॉन्ग द 45 डिग्री लाइन। तो बेसिकली यहाँ से हमें कीन्सियन क्रॉस का डायग्राम मिलता है, ऐसा करके हम बनाते हैं। वर्टिकल कोई टेक्स्ट में बाय द वे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की जगह इस तरह लिखा होगा एग्रीगेट डिमांड, इट्स फाइन, यू कैन राइट एनीथिंग। सॉरी, इसको भी ज़रा कर देते हैं साइलेंट पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इनकम होती है, बीच में इस तरह करके कीन्सियन क्रॉस कहते हैं इसको डायग्राम, ये 45 डिग्री लाइन होती है। बल्कि यहाँ लिख भी देते हैं कि दिस इज़ द कीन्सियन क्रॉस डायग्राम, और इससे हमें ना वो ट्रेडिशनल IS कर्व डिराइव होती है। ये इस तरह करके हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व बनती है, विच वी से इज जस्ट C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये जो इक्विलिब्रियम है, दिस इज़ द पॉइंट वेयर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आउटपुट के बराबर है, इसको हम कहते हैं Y स्टार। एंड ये जो पॉइंट है ना, दिस इज़ अ पॉइंट ऑन द IS कर्व, दिस इज़ अ वन पॉइंट ऑन द IS कर्व। सो IS कर्व की क्या करेंगे हम, कैसे, एक तो डायग्रामेटिकल डेरिवेशन कर लेते हैं और एक मैथमेटिकल कर लेते हैं। किसी को याद है IS की डायग्रामेटिकल डेरिवेशन कैसे होती है? ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं इसको, ऊपर कीन्सियन क्रॉस बना लेते हैं बिकॉज इनका ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैच करता है।
सो व्हाट वी कैन डू इज़ के बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैच कर रहा है तो ऊपर नीचे लिख देते हैं. रिमेंबर IS कर्व के वर्टिकल एक्सिस में क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. वैसे रियल इंटरेस्ट रेट होता है लेकिन हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को भी ज़ीरो कर रहे हैं. एंड यहाँ क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड. दिस इज़ अ 45 डिग्री लाइन. इसको हम कर देते हैं कि दिस इज़ द इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑन द IS कर्व. इसको पॉइंट A लेबल कर लेते हैं. एंड ये कॉरस्पॉन्ड करती है टू एनी स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट. यहाँ कोई भी चूज़ कर लेते हैं. लेट्स जस्ट चूज़ दिस. तो नीचे वाले डायग्राम में हमने कहा दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ Y0, Y0, I0. इंटरेस्ट रेट कम करके देखते हैं क्या इम्पैक्ट होएगा. स्टोरी किस तरह चलती है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट होएगा और इन्वेस्टमेंट में क्या इम्पैक्ट होएगा. व्हाट डू यू गाइस थिंक? नहीं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है. वाई? उसकी वजह क्या है? देखो लोन्स लेना, देखो किसी ने भी अगर इन्वेस्ट करना है, आपको बोरो करना है मनी, राइट, तो यू हैव टू पे, यू विल एंड अप पेइंग लेस बैक. तो इट मेक्स बोरोइंग ईजियर. ठीक है. सो इवन जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, अगेन बोरोइंग बिकम्स ईजियर. सो इन बोथ दीज केसेस हमारा कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा और हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा. मैं फिर वर्टिकल कर दूँ या फिर इसको, तो इफ़ आई डू इट लाइक दिस देन मे बी नहीं, लेकिन फिर ये छोटा हो जाएगा. इसी तरह रख लेते हैं, यूँ कर देती हूँ. सही. अच्छा ये 45 डिग्री लाइन को कभी इस तरह भी लिख देते हैं कि हाँ एग्रीगेट डिमांड और इनकम आपस में बराबर है. अच्छा, अब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट तो एग्रीगेट डिमांड कर्व के अंदर आते थे, राइट. यहाँ C भी है, I भी है, G भी है. राइट साइड इंक्रीज़ करिए है तो लेफ़्ट साइड भी इंक्रीज़ कर जाएगी. दैट मीन्स कि हमारा एग्रीगेट जो GDP है बेसिकली, वो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा. which is why a new point of equilibrium will lie to the right hand side. So we have this point B, and ये remember हमने अभी क्या किया था कि interest rate कम हो रहा है तो I have to label it नीचे. So ये interest rate कम हो गया, ये हमने point B इधर label किया और हमारी वही typical एक negatively sloped IS curve बन गई. So ये हमारा हो गया कि this was like the diagrammatical analysis of how we derive the IS schedule. Next हम कर लेते हैं the mathematical derivation, और उसमें दो सर ने आई थिंक वो फंक्शनल फॉर्म्स गिवन नहीं थे, मुझे दयान ने भेजे थे नोट्स, तो उनने जेनेरिकली किया हुआ था. तो फिर ऑब्वियसली देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, या फिर कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सारे फंक्शंस गिवन होंगे, या फिर उन्हें बस एक लिखा होगा कि कंजम्पशन जस्ट डिपेंड्स ऑन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट. ठीक है. तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जब हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं ना. सो व्हाट अबाउट द मैथमेटिकल डेरिवेशन. सो if a question comes about the mathematical derivation, there are two possibilities. That firstly हो सकता है कि आपको functional forms given हो. So you have the functional forms are provided. सो ये ज़्यादा इजी होता है बिकॉज दिए हुए हैं आपने फॉर्म्स, तो आपने बस इंटरेस्ट रेट को सब्जेक्ट बनाना है. तो फॉर इंस्टेंस ये हो जाएगा, कंजम्पशन दे दी उसने ऑटोनमस कंजम्पशन, फिर दे दी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड टैक्स रेट, ये बेसिकली पूरी डिस्पोजेबल इनकम होगी, राइट. नहीं सर के नहीं यूज़ कर रहे होते, के यूज़ करते हैं ना. सो बी यूज़ कर रहे होते हैं सर एज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और के को यूज़ कर रहे होते हैं एज द प्रोपोर्शनल टैक्स. मुझे ना वैसे ज़्यादा आदत है बी की जगह C1 लिखने की और के की जगह T लिखने की, बट लेट्स जस्ट गो विद हिज टर्मिनोलॉजी. अच्छा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो इस तरह करके हो सकता है कि ऑटोनमस कंजम्पशन थी,
फिर कुछ पॉजिटिव डिपेंडेंस ऑन आउटपुट है एंड नेगेटिव डिपेंडेंस ऑन इंटरेस्ट रेट है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर लेते हैं, हम ऑटोनमस कर लेते हैं। अब फ़र्ज़ करो हमने डिराइव करना है IS कर्व, तो हमने कहा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G। C क्या हो जाएगा? C नॉट प्लस B 1 माइनस KY प्लस I नॉट प्लस B1Y माइनस B2I प्लस G नॉट। सो जहाँ पे कीन्जियन क्रॉस वाला आ जाता है ना डायग्राम, उसकी कर्व में हमारे वर्टिकल एक्सिस में देखो ना एग्रीगेट डिमांड है, एक्सपेंडिचर वॉटएवर, और यहाँ इनकम है। सो इसका अगर मैंने उसके टर्म्स में कीन्जियन क्रॉस वाले डायग्राम को एनालाइज करना है ना, तो उस पर मुझे ठीक है एग्रीगेट डिमांड मैंने एज रखा हुआ है वाई एक्सिस पे, और इसके क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट में आएगा C नॉट प्लस I नॉट प्लस G नॉट। सारी ऑटोनमस चीज़ों से प्लस प्लस है, दैट मीन्स कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ऊपर शिफ्ट आना चाहिए पैरेलल। और यहाँ इंटरेस्ट रेट भी एक्चुअली आ रहा है इंटरसेप्ट पे, विच इज़ वाई हमने क्या कहा था कि जब इंटरेस्ट रेट कम होएगा, ये नेगेटिव साइन है ना, तो क्या होना चाहिए? इंटरसेप्ट बढ़ना चाहिए, विच इज़ वाई हमने इसको यहाँ से ऊपर शिफ्ट किया था। इसका अगर यहाँ लेबल भी करना है तो यहाँ लेबल कर देते हैं कि ये C नॉट प्लस I नॉट प्लस G नॉट माइनस क्या था? B2I विच इज़ वाई इंटरेस्ट रेट के कम करने से इसका स्लोप में कुछ चेंज नहीं आया, ये सिर्फ अपवर्ड शिफ्ट हो गया। देन स्लोप क्या है? y के साथ क्या क्या बन रहा है? स्लोप इज़ पॉजिटिव B1 माइनस K प्लस B1Y। सो यहाँ आपको स्लोप पता चल रहा है कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाती है तो इंटरसेप्ट चेंज नहीं होएगा, इट्स जस्ट गोइंग टू बिकम स्टीपर। अगर टैक्स रेट बढ़ जाता है तो इट्स गोइंग टू बिकम फ्लैटर, और अगर सेंसिटिविटी टू इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इट बिकम्स स्टीपर। सो इट्स ऑल्सो नाइस टू एक्चुअली नो कि कीन्जियन क्रॉस वाली जो कर्व है ना, उसका इंटरसेप्ट क्या है और उसका स्लोप क्या है। सो इंटरसेप्ट is affected by all these autonomous things as well as interest rate, and जो slope है वो सिर्फ sensitivity of consumption to changes in income पे depend करती है, and sensitivity of the tax rate and the sensitivity of investment to changes in income पे depend करती है। ठीक है, अच्छा अब हम डिराइव करते हैं IS कर्व। हमें पता है कि इन इक्विलिब्रियम वी हैव अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल्स टू Y। तो इसी वाली इक्वेशन में, बल्कि यहाँ हमने किया हुआ ही है, ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी इक्वल्स टू Y। बेसिकली यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इनकम। अब इनकम को आप सब्जेक्ट ना ही बनाए इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ना कन्वेंशन ये होता है कि y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c। हमारे IS कर्व में ना एक्चुअली इंटरेस्ट रेट है ऑन द वर्टिकल एक्सिस, तो इट्स बेटर टू लाइक मेक इंटरेस्ट रेट द सब्जेक्ट एंड आउटपुट को हम x एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये ऐसे करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अगर मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँ तो दैट वुड बी B2I, राइट। और रिमेंबर ये जो सारे ना ये वो हैं फ्रैक्शंस हैं, इसके साथ तो 1 है, तो 1 इज़ मोस्ट लाइकली गोइंग, बिकॉज हम इस तरह कहते हैं ना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी एक 1 एंड 0 के बीच में है, एंड वी वांट कि यहाँ जो भी नंबर हो वो हम पॉजिटिव तरीके से लिखें। सो फ़र्ज़ करो ये ऐसे का ऐसे ही गया, और वहाँ हमने लिखा कि प्लस B1 माइनस K प्लस B1 माइनस 1। अब वी नो कि 1 से ये सारे छोटे ही हैं, देयरफॉर व्हाट शुड वी डू? हमें -1 बाहर रख लेना चाहिए ताकि ब्रैकेट वाली जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव हो।
1 माइनस के प्लस नहीं माइनस B1 y। अच्छा जी, सो अब इंटरेस्ट रेट को सब्जेक्ट बनाओ। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑटोनमस सारी चीज़ें डिवाइडेड बाई B2। दिस इज़ आवर इंटरसेप्ट। नेगेटिव स्लोप आ रही है IS की। हाँ G0 था। नेगेटिव स्लोप 1/B2 1 माइनस B 1 माइनस K माइनस B1 इंटू Y। सो ये मेरा सारा इंटरसेप्ट है IS कर्व का, और ये सारी मेरा स्लोप है। सो अगर हम फ़र्ज़ करो कहते हैं फिजिकल एक्सपेंशन हो गई है, IS कर्व ऐसी है, वी नो कि उसमें स्लोप में कोई चेंज नहीं आना, उसका इंटरसेप्ट क्या होएगा, क्योंकि ये प्लस के साथ है इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा। सो क्या क्या चीज़ों से इंटरसेप्ट शिफ्ट आ रहा है। आई नो कि अगर ऑटोनमस कंजम्पशन बढ़ जाती है, या फिर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, या फिर ऑटोनमस गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है, एज अ रिज़ल्ट इट्स गोइंग टू बी अ शिफ्ट एंड इट्स गोइंग टू मूव टू द राइट। अच्छा, अगर सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू चेंजेस इन इनकम बढ़ जाते हैं, फिर क्या होएगा? देखो यहाँ भी तो आ रहा है, तो लेकिन यहाँ भी तो आ रहा है। सो जैसे लग रहा है कि फ़र्ज़ करोगे ये ऐसी थी, तो अगर B1 डिनोमिनेटर बढ़ता है तो क्वोशंट फॉल कर जाता है, राइट। तो इसमें ना से सिर्फ कि ये भी चेंज, ये मैं इस तरह नहीं कर सकती कि इस तरह करके फ्लैट हो गया। आई हैव टू शो कि वो सिर्फ फ्लैट नहीं हुआ, उसका इंटरसेप्ट भी बदल गया। सो इट्स बोथ थिंग्स आर हैपनिंग कि इट्स गोइंग टू रिड्यूस the intercept and it's going to reduce the slope as well. B2 वाला, अच्छा, तो फ़र्ज़ करो इस तरह करके है, ये इनिशियल IS नॉट थी, ठीक है। सो इस तरह करके फ्लैट भी हो गई, और वो इंटरसेप्ट उसका रिड्यूस हुआ। सो ये IS1 हो गई। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाले हैं ना, वो इस तरह करके होगा कि अगर ये इस तरह है तो इंटरसेप्ट यूं ही करके बढ़ेगा, राइट। इंटरसेप्ट सारा नहीं है C0 प्लस I0 प्लस C0 ओवर B2, तो सिर्फ इंटरसेप्ट के अंदर शिफ्ट नहीं आएगा अगर ये B2 चेंज होने से? ये सारी फ्रैक्शन है, तो ये सारी फ्रैक्शन और मतलब इकट्ठी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, फिर उसको स्टीपर या फ्लैटर कैसे कर सकते हैं? तो आपने जब शिफ्ट राइट लिखा हुआ तो उसमें आपने B2 का कोई कॉन्सेप्ट दिया नहीं, यहाँ मैं कह रही हूँ फ़र्ज़ करो फिजिकल एक्सपेंशन है, सिर्फ सेंसिटिविटी कोई चेंज हुई, मतलब B2 उतना ही है, ये सारे सेम टू सेम है। तो देखो ना, इसमें अगर ऑटोनमस चीज़ चेंज हो रही है तो स्लोप इज़ सेम, तो दैट मीन्स कि मैं उसको पिवट नहीं कर सकती। तो अगर फिजिकल एक्सपेंशन है ना, यूजी फिजिकल एक्सपेंशन ही आता है, ठीक है, तो वो पैरेलल शिफ्ट होना चाहिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ कहीं भी फिजिकल है ही नहीं, तो इट कैन नॉट, वो आप किस तरह करोगे, आप शिफ्ट इंटरसेप्ट किस तरह चेंज कर सकते हो जब स्लोप नहीं चेंज करनी। इट्स ओनली कि अगर ऐसे आएगा, लेकिन अगर कोई सेंसिटिविटी पैरामीटर, स्पेशली अगर ये चीज़ चेंज हो रही है ना B2, वो तो इंटरसेप्ट में भी आ रहा है, स्लोप में भी आ रहा है, ठीक है, इट्स कमिंग बोथ वेज। लेकिन चलो अगर इसको छोड़ो, अगर B2 को इग्नोर करो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं, इसमें क्या होएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम तो इंटरसेप्ट में आ ही नहीं रही। सो अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज होती है, उसमें बताओ फिर उसमें फिर मैं IS कैसे ड्रॉ करूँ? फिर तो पिवट होना चाहिए, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं बदलना चाहिए। तो फ़र्ज़ करो ऐसे कि एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गया, तो स्लोप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में क्या होगी, तो माइनस के साथ आ रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि वी नीड अ फ्लैटर IS कर्व
बट इस केस में विद द सेम इंटरसेप्ट। विच मीन्स कि IS कर्व अगर ऐसे थी तो अब ऐसे हो गई है। अच्छा रिमेंबर कि ये सारी चीज़ें ना आप वो कीन्जियन क्रॉस वाले डायग्राम से भी डराइव कर सकते हो। एक मैं मतलब एक रफ सा डायग्राम बना देती हूँ, इफ़ यू गाइज वांट, फिर मैं उसको डिलीट नहीं करूँगी, बट आई जस्ट शो यू। फर्स्ट करो हम सिर्फ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ वो कीन्जियन क्रॉस वाली अभी तुम लोगों ने इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें AE कर्व को क्या होना चाहिए? फ़र्ज़ करो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व ऐसी थी, मैंने कहा इंटरेस्ट रेट फॉल किया तो ये ऊपर चलेगा, राइट? यही हम डिराइव कर रहे थे ना, पॉइंट A to B हमने कहा इंटरेस्ट रेट फॉल किया, ये ऊपर चले गया, और एज अ कॉन्सिक्वेंस हमने एक यूँ करके A एंड B को नीचे मैप किया, ये हमने A लेके आ गए, ये हम B लेके आ गए, और यूँ करके हमने एक नेगेटिवली स्लोप्ड IS कर्व बना दी, ठीक है, A एंड B। अब मुझे बताओ कि मैं कहती हूँ कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गई है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व में कहाँ आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? इधर। ये तो प्लस साइन के साथ है ना। क्या हो रहा है, स्टीपर हो रहा है कि फ्लैटर हो रहा है? स्टीपर, दैट मीन्स ज़्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए इनकम में, ठीक है। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स है तो अब आई नो कि ये इतना चेंज आया ना इन्वेस्टमेंट के अंदर, इतना चेंज आ रहा है, वो स्टीपर हो रहा है, तो मेरी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व की तो शेप बदल जाएगी। इट्स गोइंग टू बिकम स्टीपर, दैट मीन्स यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा B प्राइम पे। इफ़ आई मैप इट डाउन तो आई कैन सी कि व्हाट कॉन्सिक्वेंस इट विल हैव ऑन द IS कर्व, कि वो मेरा B यहाँ कहीं आ जाएगा, B प्राइम, देयरफॉर एक फ्लैटर कर्व बन जाएगी। रिमेंबर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है। यहाँ फॉर इंस्टेंस मैंने क्या कहा कि इट्स बिकमिंग फ्लैटर, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वहाँ दोनों का देखो ना, ये वाला जो है लेवल, वो इट्स एग्जैक्टली द सेम, बट वो क्या हो रही है, इट्स बिकमिंग फ्लैटर। सो ये चीज़ याद रखिए कि इट्स बिकमिंग फ्लैटर विद द सेम इंटरसेप्ट इज़ मे बी अ बैड वर्ड, या फिर सेम इंटरसेप्ट, या फिर सेम क्या कहते हैं, Y axis value at starting point। सही है। सो जो भी हम मैथमेटिकली यहाँ कहते हैं ना कि फिजिकल एक्सपेंशन से ये हो गया, फिजिकल कंट्रैक्शन से ये हो गया, वो एक्चुअली कीन्जियन क्रॉस के थ्रू ही हो रहा होता है। बट वाई दो डायग्राम्स को आप क्यों टैली करो जब आपने एक इक्वेशन निकाल दी है, उसके थ्रू आपको वैसी चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब ये इसमें तो फंक्शनल फॉर्म एग्जैक्टली गिवन था। जो मैंने दयान के जो नोट्स देखे हैं ना, उसमें सर ने फंक्शनल फॉर्म नहीं दिया हुआ। उनने इस तरह करके कहा हुआ है कि फ़र्ज़ करो IS कर्व जो है वो यहाँ लिख देते हैं कि फंक्शनल फॉर्म इज़ नॉट गिवन, फंक्शनल फॉर्म नॉट गिवन, मतलब कि कोई जेनेरिकली उसने बस डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है इनकम पे, इस तरह करके शायद डिस्पोजेबल इनकम होएगा, और इंटरेस्ट रेट में फ़र्ज़ करो ऐसे करके लिखा हुआ है। ये कह दिया ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये कह दिया नेगेटिव रिलेशनशिप है। हो सकता है इसी तरह इन्वेस्टमेंट लिखा हो कि एक पॉजिटिवली डिपेंड करती है आउटपुट पे, नेगेटिवली डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट में। ये भी प्लस माइनस रिलेशनशिप बता दी। यूजली ना बाय द वे इस तरह रिलेशनशिप बताते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू YD इज़ ग्रेटर दैन 0, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू I इज़ लेस दैन 0, partial derivative with respect to y is greater than 0, partial derivative with respect to I is less than 0। इस तरह करके बताया होता है कि इनकी आपस में रिलेशनशिप्स कैसी हैं। अब इन दिस केस बताओ क्या करें। वो IS कर्व हमने डिराइव करनी है, बताना है नेगेटिवली स्लोप्ड है क्या है। वो तो ये लिखेंगे कि हम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C विच डिपेंड्स ऑन डिस्पोजेबल इनकम, interest rate, and investment depends on output and interest rate, and government spending को कर देते हैं कि autonomous है। in equilibrium यहाँ y आ गया, AD is equals to y, और ये सारी चीज़ ऐसे ही as it is आ गई। अच्छा अब क्या करें।
टोटल डेरिवेटिव डिक्टेट करवाओ, कैसे करें? dy पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ c by yd yd देन dy चेंज y, फिर प्लस partial c by partial i dy डी प्लस partial investment y dy and partial investment id डी वाई के हिसाब से प्लस पार्शियल आई विद रिस्पेक्ट टू डी आई, और फिर वहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ वट एवर चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा, अब डिस्पोजेबल इनकम यहाँ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? यहाँ कोई चीज़ें डाल सकते हैं हम, ऐसा नहीं होता। डिस्पोजेबल इनकम इज़ 1 माइनस के इंटू वाई, राइट? इसका टोटल डेरिवेटिव लेके बताओ, इसका अगर मैंने टोटल डेरिवेटिव लिया तो क्या होएगा? क्योंकि ऊपर मुझे डी वाई डी चाहिए ना, यहाँ अगर टोटल डेरिवेटिव लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस के इंटू डी वाई, दैट इज़ द टोटल डेरिवेटिव। ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसके अंदर ऊपर। कंजम्पशन का क्या करें? कंजम्पशन भी तो ऐसे है ना। yd के भी नहीं सर ने वाई डी के टर्म्स में छोड़ दिए, लेकिन यहाँ तो वाई है ना, तो देन इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज अगर यहाँ वाई है और इधर वाई है तो फिर मुझे इधर भी वाई ही चाहिए। अगर मैं बोलूँ yd का जो डेरिवेटिव लिया तो हाँ। माइनस के dy और माइनस y dk नहीं होना चाहिए। सॉरी, फिर बताओ। ये जो एंड पे रेड में आपने लिखा हाँ। उसके एंड पे नेगेटिव y dk नहीं होना चाहिए। नेगेटिव y dk नहीं, वो तब होता कि अभी ये जो के है ना, इट्स जस्ट एक्सोजेनस, मैं उसको एंडोजेनस वेरिएबल नहीं ले रही, ठीक है? तो अभी एक्स, ये जो टैक्स रेट है वो इट्स एक्सोजेनस, दैट मीन्स कि वो आई एम नॉट ट्रीटिंग इट एज अ वेरिएबल। ये कोई टैक्स रेट है 0.1% दिया हुआ है, ठीक है? वो सर तुम लोग को तब करेंगे, मतलब कि फ़र्ज़ करो जो बैलेंस बजट की बात हो रही होती है ना, तो कभी वो गवर्नमेंट स्पेंड, मतलब वो कभी टैक्स रेट को भी एज ए एंडोजेनस वेरिएबल ट्रीट करते हैं। रिमेंबर, जो वेरिएबल है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, अगर कोई नंबर है उसका तो हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते ना। तो अगर टैक्स रेट 0.2 है तो यू कांट एक्चुअली टेक द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, बिकॉज उसका तो डेरिवेटिव 0 आ जाना है, राइट? तो अभी हम क्या करें, फॉर सिंपल केस हमारा जो टैक्स रेट इट सेल्फ है वो एक्सोजेनसली डिफाइंड है। अच्छा, अब ये इसकी जगह क्या लिखूं? देखो ना, जो कंजम्पशन है वो भी हमने लिखा हुआ है कि कंजम्पशन डिपेंड्स फर्ज करो ऑन डिस्पोजेबल इनकम, एंड ये हमें पता है कि अगर डिस्पोजेबल इनकम हमने यहाँ डाली तो वो तो 1 माइनस टैक्स रेट इंटू वाई होएगा। तो वो हाँ, इसका क्या करूँ अगर यहाँ डेरिवेटिव लिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू वाई डी? व्हाट डू आई डू? एनी आइडियाज? पार्शियल डेरिवेटिव, अगर यहाँ पार्शियल तो खैर नहीं है, डायरेक्ट है, वाई डी विद रिस्पेक्ट टू सी विद रिस्पेक्ट टू वाई डी इज़ द सेम एज चेन रूल, याद है? विद रिस्पेक्ट टू वाई डी रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसे नहीं होना चाहिए, या फिर मुझे एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए, तो यहाँ वाई होएगा। अब सही है, देखो, है ना? तो यहाँ क्या होना चाहिए? दैट मीन्स सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्पोजेबल हो तो फिर उधर ही रह गया, और यहाँ 1 माइनस के आ गया, तो हमने वैसे ही डाला हुआ। ये फिर कैसे हटाएं? तो ये तो कोई नंबर होएगा, ठीक है सर, सॉरी, ये ऐसे ही छोड़ दो, इसको बस चेंज करते हैं आगे। दैट्स जस्ट सम काइंड ऑफ नंबर। अच्छा,
पार्शियल डेरिवेटिव है वो ज़्यादा ना नीट ऐसे लगता है कि मैं लिख दूँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डिस्पोजेबल इनकम, और इसकी जगह हमने डाला है 1 माइनस के इंटू डी वाई, और बाकी सब ठीक है। सही है। अच्छा, अब हम कर लेते हैं, हमने इंटरेस्ट रेट और उसके बीच इसको भी ठीक बेहतर लिख देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव सी विद रिस्पेक्ट टू आई, इसका लिख देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आई इंटरेस्ट रेट विद रिस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू आई, पार्शियल डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है उसकी, किस तरह फाइंड आउट करूँ? ये होता है ना I is di over dy is the slope of is। ये इस इक्वेशन से निकल सकती है किस तरह? रेहान बताओ। को इकट्ठा कर लेते हैं किधर, इसको और इसको, और इसको, और हम कह देते हैं कि देयर इज़ नो फिस्कल चेंजेस, ठीक है, दैट इज़ नो फिस्कल पॉलिसी चेंज। इसका ये नहीं मतलब कि फ़िस्कल पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फ़िस्कल पॉलिसी ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, कोई टैक्स है। जब हम चेंज इन जी को कर रहे हैं ना ज़ीरो, वी आर जस्ट सेइंग कि कोई एक्सपेंशन नहीं हुई, कोई कंट्रैक्शन नहीं हुई। जी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो कह देना मीन्स कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ही नहीं इन द बिग, मतलब कि आप कह रहे हो कि इट इज़ अ क्लोज्ड इकॉनमी विदाउट एनी गवर्नमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, आई एम जस्ट सेइंग कि अभी कोई पॉलिसी जो भी उनकी थी ना उसमें चेंज नहीं आया। अगर बैलेंस बजट था तो बैलेंस बजट ही है, अगर डेफिसिट था तो डेफिसिट ही है, सरप्लस था तो सरप्लस ही है। सो इट्स अ नॉट अ वेरी अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अच्छा, अब हम सब्जेक्ट बनाते हैं आई को सी आई प्लस इन्वेस्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आई डी आई। अच्छा, y का क्या हो जाएगा? 1 माइनस सेंसिटिविटी ऑफ कंजम्पशन टू चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम, 1 माइनस के माइनस इन्वेस्टमेंट की सेंसिटिविटी टू इनकम। सही है, यहाँ डी वाई आ गया। अच्छा, दैट मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन डी वाई इज इक्वल्स टू दिस, over this। अच्छा, अब मेरा जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव? न्यूमरेटर तो मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। डिनोमिनेटर अभी हमने कहा था कि देयर इज अ ये भी एक नेगेटिव नंबर है और ये भी एक नेगेटिव नंबर है। सो द डिनोमिनेटर इज़ नेगेटिव, तो फिर क्वोशंट को क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ये सारी चीज़ नेगेटिव इसलिए है। सो हमारी यहाँ से स्लोप प्रूव होगी ऑफ द आईएस कर्व। अब यहाँ भी ना, यहाँ नज़र आ रहा है फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अगर सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इंटरेस्ट रेट को हम फंक्शनल फॉर्म जो हमने दिया हुआ था वो किससे हम इंडिकेट कर रहे थे? B2 से, राइट। सो यहाँ भी नज़र आ रहा है कि अगर इफ़ B2 राइजेस देन स्लोप फॉल्स, दैट इज़ फ्लैटर। आंसर्स तो वही आने हैं, डजेंट मैटर फंक्शनल फॉर्म गिवन है कि नहीं गिवन। सो अभी हमने आईएस कर्व डिराइव की है, जो हमने स्टार्ट किया था। सो फार हमने ये किया, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन था जिसमें हमने उसकी आईएस कर्व डिराइव की। हमने कोई हाउस होल्ड्स का बिहेवियर डिस्कस नहीं किया, कोई फर्म्स के बारे में बात नहीं की, ठीक है। जो मैंने ओवर द विंटर ब्रेक नोट्स बना के भेजे थे ना, वो सिर्फ पर्टिकुलरली DSGE मॉडल के लिए थे। DSGE मॉडल है ना, जो न्यू कीन्सियंस है, उनने सारा जो अपनी ओल्ड थ्योरी थी ना, उनके ISLM सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन से थे। उन्होंने अपनी ही थ्योरी को चेंज किया कि नहीं, ठीक है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं,
बट सम ऑफ द थिंग्स दैट वी आर डूइंग आर रॉन्ग इन अ वे कि कंजम्पशन फंक्शन जो है वो हमें हाउस होल्ड से देखना चाहिए, हमें फर्म्स का बिहेवियर देखना चाहिए, बिकॉज फर्म्स एज अ होल पूरी इकॉनमी को फिर इम्पैक्ट करेंगी ना. तो दे चेंज द होल स्टोरी ऑफ द हमने DSGE मॉडल इज़ फॉर मैक्रो इकनॉमिक्स, लेकिन उसके फाउंडेशंस हमने माइक्रो कर दिए हैं. ठीक, इसके बाद सर ने LM की बात की थी, फर्स्ट क्लास में नहीं किया था ना, फर्स्ट वीक में. जो रेहाने नोट्स थी ना वो उसको हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट LM डेरिवेशन. ठीक है, एंड इसके हैं मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट दैट ना, एक चीज़ जो बिल्कुल हमने रट लेनी है कि जो हमारा न्यू कीन्सियन जो मॉडल है ना, जो बेसिकली सर ने पूरा सिलेबस उसी पे DSGE मॉडल पे बेस किया हुआ है, उसके अंदर LM कर्व एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, इन सारे DSGE मॉडल में सिर्फ टेलर रूल एग्जिस्ट करता है. एज इन मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड के बारे में ज़िक्र इसलिए नहीं है बिकॉज टेलर रूल तो सिर्फ ये कहता है ना कि अगर इन्फ्लेशन कम करनी है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो. ठीक है, वो बस एक रूल है कि अगर कोई आउटपुट डिविएट कर दिया उसको वापस कैसे लेके आना है, अगर इन्फ्लेशन डिविएट होगी तो उसको कैसे लेके जाना है. वो मनी मार्केट कहते हैं खुद ही एडजस्ट करे फिर. तो फॉर इंस्टेंस अगर ये हमारा मनी डिमांड था, ये मनी सप्लाई था और यहाँ इंटरेस्ट रेट था, फ़र्ज़ करो इन्फ्लेशन अपने टारगेट से बढ़ गई, तो मेरे टेलर रूल ने कहा कि आपने ना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना है. सेंट्रल बैंक ने ये नहीं देखा कि मनी डिमांड क्या है, मनी सप्लाई क्या है. ठीक है, इट डजंट केयर अबाउट द लेवल्स ऑफ बोथ दीज. ठीक है, वो सिर्फ कहेगा कि मैं तो सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेट के बारे में मैं कंसर्न हूँ, या फिर हो सकता है आउटपुट टारगेट. इट डिपेंड्स सेंट्रल बैंक व्हाट इज़ इट मोर अवर्स टू, इज़ इट अवर्स टू इन्फ्लेशन या फिर इट इज़ मोर अवर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, उसके हिसाब से जो भी उसने रूल सेट किया है ना, फ़र्ज़ करो वो कह देता है कि 10% से मैंने 11% कर दिया, वो इसलिए कर रहा है ताकि इन्फ्लेशन कर्व होए. अब वो कहेगा मनी सप्लाई ना, बिकॉज ये फ्री मार्केट है ना, खुद ही अब मनी सप्लाई कंट्रैक्ट करे. और वो मार्केट्स, फ्री मार्केट्स ना इसी तरह एडजस्ट करती हैं कि वो, इसलिए वो कहते हैं कि दिस इज़ एन इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक. ट्रेडिशनल जो मॉडल्स थे ना उसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं होती थी, इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग भी नहीं होती थी, मनी सप्लाई को टारगेट किया जाता था. ठीक है, सो जो LM की अभी हम डेरिवेशन करने लगे हैं ना, विच इज़ बेसिकली द मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन जो अंडर ग्रेड में भी कराई जाती है, उसमें हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि सेंट्रल बैंक हैज़ मॉनेटरी टारगेट्स. वी आर नॉट सेइंग कि कोई इन्फ्लेशन टारगेट है और मनी सप्लाई बस खुद ही अपने आप को एडजस्ट करे. इससे मनी सप्लाई को ही हिलाया जा रहा होता है. ठीक है, सो न्यू कीन्सियन में याद रखो कि सिर्फ टेलर रूल एग्जिस्ट करता है, वहाँ IS की LM की इट डज़ नॉट एग्जिस्ट. और इसके अंदर सिर्फ मनी डिमांड कर्व के बारे में बात की जाती है एंड उसके वो भी ओरिजिन्स के हैं, मतलब कि वाई मनी डिमांड, वाई डज इट एग्जिस्ट. ठीक है, तो सर वो जो आपको वो 3 इक्वेशंस मिलेंगी ना जो हम DSG मॉडल सॉल्व करेंगे, ये मॉनेटरी शॉक आ गया, फलाना शॉक आ गया, उसमें MD कर्व भी वैसे गिवन नहीं होएगी. आपको बस पता होना चाहिए कि कैश इन एडवांस मॉडल था या फिर फलाना मॉडल था, मनी इन यूटिलिटी मॉडल की इज़ द थ्योरी बिहाइंड द मनी डिमांड. ठीक, हम जो अभी कर रहे हैं विच इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल कीन्सियन जो थे वहाँ LM एग्जिस्ट करती है, टेलर रूल नहीं एग्जिस्ट करता. एंड इसमें मॉनेटरी टारगेट्स हैं विच अब कोई भी दुनिया में कोई भी अपेरेंटली सेंट्रल बैंक मॉनेटरी टारगेट्स को परस्यू नहीं करते. ठीक है, सो मॉनेटरी टारगेट्स आर बीइंग परस्यूड इन द ट्रेडिशनल मॉडल. सही है. अच्छा, अब यहाँ की LM कर्व कैसे डिराइव होएगी.
उसने कहते हैं कि ये जो मनी सप्लाईज है ना ओवर प्राइस, एक तो फॉर सिंप्लिसिटी प्राइस को नॉर्मलाइज किया जाता है टू 1, ठीक है। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, प्राइस इज नॉर्मलाइज्ड टू 1। इसका कोई फ़ायदा बता सकता है? इसका सिर्फ फ़ायदा ये है कि आगे जब मैथ करते हो ना, मैथ आसान हो जाती है, बिकॉज मैनी ऑफ द टाइम्स ना सब चीज़ें लॉग्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ग्रोथ रेट्स देखने के लिए। तो इस नॉर्मलाइजेशन का मेन फ़ायदा ये है कि अगर मैं स्मॉल p निकालूँ ना, विच इज़ ln p, तो वो ln 1 हो जाता है 0। एंड उसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी वो जो घिचमिच बच रही होती है ना, वो सिंप्लीफाई हो। इसके अलावा कोई ख़ास विजडम नहीं है बिहाइंड दिस, एक्सेप्ट दैट कि वो हमारी मैथमेटिक्स आसान कर देगा। तो यूजली चीज़ें हमने नॉर्मलाइज की होती हैं अपने लिए, बस आसानी करने के लिए, सही। अच्छा, मनी सप्लाई जो है वो उसकी कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपने याद रखना है कि ये सेंट्रल बैंक के हाथ में है। सेंट्रल बैंक सेट्स दिस, ठीक है। तो इसकी हमने कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। जो मनी डिमांड है ना, उसके मैक्रो एंड माइक्रो फाउंडेशंस होती हैं। और जो रेहान ने मुझे नोट्स आज भेजे हैं ना, मैंने उनसे तुम लोगों के लिए ना, मुझे बल्कि यू आर राइट, मुझे इतने समझ नहीं आ रहे थे तुमने लिखा क्या है। अब आई डोंट नो, दयान शायद बेहतर भेज दे, लेकिन आई फाउंड रियली गुड मटेरियल फॉर यू गाइस, जो आज हम क्लास में ना रीड भी कर लेंगे। वील होपफुली हमारे पास अभी टाइम भी है, सो वील डू। वो जो मुझे लग रहा था ना, एक ये वाला सर ने डायग्राम बनाया हुआ था, राइट, और एक सर ने ये वाला डायग्राम बनाया हुआ था, बॉन्ड्स एंड, तो दिस सर ने नाम नहीं बताए हुए, बट इट इज़ द टोबिन मॉडल है ये वाले। इस वाले का नाम क्या था, यहाँ भी कहीं लिखा हुआ था। और एक और डायग्राम था ये वाला, ठीक है। सो दिस वाज कॉल्ड, ये पोर्टफोलियो सिलेक्शन मॉडल है, ठीक है। तो सर ने तुम लोगों को पिछली क्लास में ना 3 मॉडल्स करवाए हैं, एंड वो जो है ना, दीज आर मनी डिमांड कर्व सर डराइव कर रहे हैं, और उसकी मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन से, ठीक है। मनी डिमांड कर्व जो हम ये यूजली यूँ नेगेटिवली स्लोप बना रहे होते हैं ना, इसके अगेन माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस भी हैं। सो रिमेंबर, IS कर्व के माइक्रो मैक्रो फाउंडेशंस हैं, LM कर्व के भी माइक्रो मैक्रो हैं। LM कर्व में जो मनी सप्लाई है ना, उसका कुछ भी माइक्रो मैक्रो ताल्लुक नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ सेंट्रल बैंक चीज़ छप रही है ना, राइट। तो उसके वो तो बस एक चीज़ इज़ नॉट, उसकी कोई फाउंड रिलेशन नहीं है विद फर्म्स और हाउस होल्ड्स और C+Y+D, किसी चीज़ से भी उसकी ताल्लुक नहीं है। वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा इतने पैसे मैंने छापने हैं, वो छाप लेगा। तो थैंकफुली मनी सप्लाई माइक्रो मैक्रो से कोई ताल्लुक नहीं रखता। जो मनी डिमांड है ना, वो उसकी फाउंडेशंस हो सकती हैं माइक्रो या फिर मैक्रो, सही। सो ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे ज़्यादा डिटेल में, ताकि हमें समझ आए। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, मनी डिमांड के अगेन माइक्रो एंड मैक्रो फाउंडेशंस होते हैं, और इनिशियली हम मैक्रो वाले को कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर डूइंग मैक्रो फाउंडेशन प्लस we are assuming that central bank has monetary targets, मतलब कि कोई टेलर रूल नहीं है, इट्स जस्ट मनी दैट्स बीइंग टारगेटेड। अच्छा, सो LM कर्व कैसे बनती है, ये हमारा मनी मार्केट का डायग्राम बनता है। इसमें आई थिंक इसमें हमारा वर्टिकल एक्सिस शेयर होएगा, तो इनको ना फिर जक्सटोपोज कर देते हैं, साइड राइट लेफ़्ट करके कर देते हैं। एक लेफ़्ट साइड पे कर देते हैं, एक राइट साइड पे कर देते हैं, बिकॉज दे शेयर द वर्टिकल एक्सिस विच इज़ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो मनी मार्केट है ना, उसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मैटर करता है, और गुड्स मार्केट में रियल इंटरेस्ट रेट मैटर करता है। हम ना उसको फॉर सिंप्लिसिटी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को जो हम ज़ीरो कर देते हैं ना, दैट इज़ व्हेन जो नॉमिनल है वो रियल आपस में बराबर हो जाता है, विच इज़ वाई कि हम IS कर्व में भी ना वर्टिकल एक्सिस में इंटरेस्ट रेट ही, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ही लिख रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ 0 आ गया, इसके ऊपर रियल मनी बैलेंसेस हैं इधर, और यहाँ है आउटपुट। ये हमारी मनी डिमांड है जिसकी हमने डेरिवेशंस अब भी करनी है, ठीक है। सो ये जो डेरिवेशन है वो जो उसने लिखा है ना कि जो मनी डिमांड है, फ़र्ज़ करो
एक ऑटोनमस पार्ट है, एक पॉजिटिव डिपेंडेंस ऑन इनकम है, लेट्स सपोज नेगेटिव डिपेंडेंस ऑन इंटरेस्ट रेट है. इसकी हमने वी हैव टू डू डेरिवेशंस फॉर दिस, डेरिवेशंस टू जस्टिफाई this relationship. As in what we need to do is microeconomic foundations हो या फिर macroeconomic foundations हो, वो मैटर नहीं करता. हमने बस जस्टिफिकेशन देनी है कि अगर मनी डिमांड का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू इनकम तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आनी चाहिए. ठीक है. फॉर इंस्टेंस वो ये कैसे सर ने ऐसा बात की हुई है, कोई ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी है, कोई स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है, या फिर कोई लोगों को बस मनी इन यूटिलिटी मॉडल क्या होता है कि लोगों को ना बस अपने वॉलेट के अंदर कैश होने की वजह से अननोन किस्म की हैप्पीनेस मिलती है. तो जस्ट फर्स्ट और घर से निकली हूँ, आई जस्ट वॉन्ट कैश इन माई वॉलेट फॉर नो रीज़न बिकॉज इट गिव्स मी यूटिलिटी. ठीक है. सो उसमें कह सकते हैं कि अगर इफ़ आई बिकम रिचर देन we'll just study few models that describe my nature as के मेरा demand for money या फिर जो भी मेरे पास cash है, I would like to hold more money, more of it and less of bonds and other assets. ठीक है. अगली जो चीज़ हमने मॉडल्स ने हमें फाइंड आउट करके बतानी है कि जो मनी डिमांड है उसका क्या है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है विद इंटरेस्ट रेट. जिस तरह के वो जो भी वो टोबन सिलेक्शन मॉडल है या फिर वो ट्रांजैक्शनल डिमांड वाला मॉडल है, उसमें हमने लोगों का बिहेवियर ये देखना है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है आपका दिल करता है कि आप अपने ना सेविंग अकाउंट में पैसे ज़्यादा दे रहने दो, या फिर जितने अगर थे भी ना एक्स्ट्रा वो भी आपने बैंक के अंदर डाल दो ताकि आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट मिलता रहे. ठीक है. सो वो हमने माइक्रो या फिर मैक्रो ओरिजिन के हमने मॉडल्स डिस्कस करने हैं जो ये बिहेवियर को जस्टिफाई करें. ठीक है. तुम लोग व्हाट डू यू गाइस थिंक, तुम लोगों का क्या होएगी? फ़र्ज़ करो मीज़ान में इस्लामिक है. ठीक है ना. एंड यू नो कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए डाले हैं तो आपको मंथली कोई इनकम मिल रही है जितने भी 4 लाख की मिल रही है, 3 लाख की मिल रही है. व्हाट वुड यू डू अगर आपने महीने के जाके निकालते हो पैसे एंड दे टेल यू कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, व्हाट वुड बी योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कहते हैं ना, इमीडिएट रिएक्शन क्या होगी? थोड़ा सा कम विड्रॉ करेंगे ना. मतलब अगर फर्ज करो कि मैं 50,000 विड्रॉ करी थी, आई वुड बी लाइक यार मैं अपना 40 विड्रॉ कर लेती हूँ. हम ना थोड़ी देर और रहने देते हैं बिकॉज मुझे फ़ायदा होएगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी है वो बढ़ गया है. सो अब देखो ना, ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप है. तो ये कॉमन सेंस को ही जस्टिफाई करने के लिए वो मॉडल्स बने हुए हैं. देर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. वो आपको इंट्यूटिवली अपीलिंग भी लगेंगे. वो जो डायग्राम्स बने हुए हैं देखने में ड्रॉनी लग रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको समझो ना कि एक ह्यूमन बिहेवियर भी ऐसे ही होता है, देन यू फील लेस स्केयर्ड ऑफ वॉट एवर वो जो भी मैथमेटिकल एनालिसिस हुआ है. अच्छा, फिर मनी सप्लाई, रिमेंबर हमने कहा किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता. वो यूं करके एक वर्टिकल लाइन बना देंगे, उसकी ओरिजिन्स डोंट मैटर. यहाँ एक मनी सप्लाई कर्व है. अच्छा, अब यहाँ हम इनकम एंड इंटरेस्ट रेट की रिलेशनशिप आपस में देख रहे हैं. व्हाट विल हैपन अगर इनकम बढ़ जाती है? अच्छा, पहले तो बताओ कि यहाँ व्हाट डू आई सी जिस तरह हमने अभी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व निकाली ना, उसमें हमने देखा कि जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है वो तो उसके इंटरसेप्ट के अंदर आ रहा है. यहाँ हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? अगर हम यहाँ इंटरेस्ट रेट को मनी मार्केट के अंदर देखें और इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, देखो H2 वर्टिकल एक्सिस में H2 है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में M/P है. ठीक है. हमने कहा मनी डिमांड इज इक्वल्स टू H0 प्लस H1Y माइनस H2I. इन इक्विलिब्रियम मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई. तो ये हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसा पहले IS कर्व में भी ये करते थे, यहाँ भी हमने ये किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन इम्पोज कर दिया. अब क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में इंटरेस्ट रेट है, मैंने इंटरेस्ट रेट को सब्जेक्ट बनाना था. सो आई सेड कि ये H2 जब I को सब्जेक्ट बनाया तो H0 प्लस H1Y इस तरफ हो गया. नहीं ये उधर गया है तो ये इधर, हाँ सही, हाँ. सो वो तो इस तरह होना चाहिए, वो तो एक्स एक्सिस में इनकम है. सो दिस इज़ द इंटरसेप्ट. फिर से लिखती हूँ. अच्छा है,
एच नॉट माइनस वन ओवर, नहीं वो तो एल एम नहीं डिराइव हो जाएगी, मुझे तो ये चाहिए, ठीक है, प्लस एच वन वाई माइनस एम ओवर पी, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट को सब्जेक्ट बनाया तो एच नॉट प्लस एच वन वाई ओवर एच टू माइनस वन ओवर एच टू एम ओवर पी, ठीक है। ये हमारी नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है, नेगेटिवली स्लोप्ड है, और इसका इंटरसेप्ट में इनकम आ रहा है। आप बताओ कि अगर इनकम बढ़ जाती है तो इसको क्या होना चाहिए, ये तो प्लस के साथ है। सो अगर इनकम बढ़, स्लोप में तो आ ही नहीं रहा, स्लोप में तो सिर्फ ये था, तो स्लोप में कोई चेंज नहीं है। अगर इनकम बढ़ रहा है तो दैट मीन्स पूरा का पूरा इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा एंड एज अ रिज़ल्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए। सो इस वाले डायग्राम में आई नो कि अगर इफ़ दिस वाज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल इनकम, और यहाँ मैंने इनिशियल इनकम की हुई थी एंड अब न्यू इनकम बढ़ रही है, सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू शिफ्ट इट अपवर्ड्स एंड इट हैज़ टू बी अ पैरेलल शिफ्ट। तो यहाँ मनी डिमांड ऊपर गया, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, एंड इंटरेस्ट रेट दिखाया एज अ रिज़ल्ट बढ़ गया I1, एंड यहाँ नीचे देखते हैं I0, इंटरेस्ट रेट इज़ राइजिंग। यहाँ बल्कि ये इसको ना एक्सटेंड कर देते हैं ताकि वहाँ मैप हो जाए, यूँ करके ये ऐसे, सो वी कैन सी के LM कर्व हमारी पॉजिटिव स्लोप बन रही है, एक ऐसे, ये ऐसे। और अगर LM कर्व की इक्वेशन बतानी है, उसके वर्टिकल एक्सिस में इनकम है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आउटपुट है, तो ये मेरी LM कर्व की तो इक्वेशन ना हुई, ठीक है। ये तो मेरी मनी डिमांड की कर्व की इक्वेशन है। अगर वो LM की पूछता है, LM में भी बाय द वे ऑल यही है ना, मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू मनी डिमांड, ये वाला तो स्टेप उसका सेम है बिकॉज इट शोज ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट जहाँ पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में हो। तो ये वाले जो कंडीशन है ना कि जो मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, वो तो LM कर्व के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम है। सो सिर्फ इस पॉइंट में हमने अब एक्स एक्सिस में एज्यूम क्या करना है कि आउटपुट है। तो अब क्या हमारा बन जाएगा, LM कर्व क्या बनेगी, I is equals to m naught minus 1 over p divided by h2 plus h1 over h2. Now this is my slope and this is output, ठीक है। So this is my LM curve की equation जो क्या कहते हैं इसमें, जहाँ पे फंक्शनल फॉर्म गिवन है। अब फॉर इंस्टेंस हम इस तरह कर लेते हैं, इसका स्लोप क्या है, स्लोप इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंजेस इन इनकम ओवर सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एंड ये है, गलत तो नहीं लिखा हुआ, पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं कुछ गलत तो नहीं है, लग तो रहा है। ये इधर गया, ये इधर गया, अच्छा पता नहीं, हाँ सर सही है, ठीक है ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने ना H2 इटसेल्फ तो पॉजिटिव है ना, यहाँ नेगेटिव में लिखा हुआ है, सही है, गलत आंसर नहीं है। LY and LI आर बोथ पॉजिटिव नंबर्स, और यहाँ एक माइनस के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सो ये हमारी LM कर्व भी हो गई। और यहाँ मॉनेटरी एक्सपेंशन, क्योंकि हमें फिजिकल मॉनेटरी से ताल्लुक़ है ना, व्हाट इज़ अ मॉनेटरी एक्सपेंशन का इम्पैक्ट, स्लोप पे है इम्पैक्ट, स्लोप में तो m/p आ ही नहीं रहा, इंटरसेप्ट में आ रहा है, नेगेटिव साइन से आ रहा है, तो मेरा इंटरसेप्ट करना चाहिए फॉल,
दैट मीन्स राइट शिफ्ट है कि लेफ़्ट शिफ्ट है. सो अगर हम LM कर्व की तरफ देखें और मैं कह रही हूँ कि इसका इंटरसेप्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो मॉनेटरी एक्सपेंशन हमें राइट की तरफ शिफ्ट करेगी. ठीक है. सो वी हैव अ LM दैट शिफ्ट्स टू द राइट वर्ड्स. अच्छा, फ़र्ज़ करो हम ऐसे कहते हैं, अगला सिनेरियो कि हाँ हमने पार्ट मैक्रो का और हैज़ मॉनेटरी टारगेट्स. अगर हम कह देते हैं कि ठीक है मैक्रो है बट सेंट्रल बैंक हैज़ इन्फ्लेशन टारगेट्स. अब क्या करें? What do I do? इसमें क्या होता था? What is the Taylor rule? वो होता था कि अगर इन्फ्लेशन अपने टारगेट से बढ़ जाती है, in order to bring inflation back to the target, हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट करो यूँ करके था, ये इन्फ्लेशन था, ये आउटपुट था, ये एग्रीगेट सप्लाई था, ये एग्रीगेट डिमांड था, और यूँ करके इन्फ्लेशन हो गई है. यहाँ क्या हो गया? इन्फ्लेशन बढ़ गई है. एक और क्या पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन हो गई है लेकिन सप्लाई की वजह से, फ़र्ज़ करो एग्रीगेट डिमांड को कुछ नहीं हुआ, यहाँ एग्रीगेट सप्लाई था, ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ भी इन्फ्लेशन होगी. इन दोनों केसेस में वर्ड AD को किस तरफ हिलना चाहिए कि इन्फ्लेशन वापस आए? लेफ़्ट की तरफ. नहीं, अगर मैं AD को इधर लेफ़्ट पे करेंगे तो इन्फ्लेशन वापस आ जाएगी ना. इसमें इमेजिन करो इन्फ्लेशन मैंने कम करनी है, AD को क्या करूं? अगर मैंने AD को राइट शिफ्ट किया तो वो तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी. अगेन इवन व्हेन इट कम्स टू सप्लाई शॉक, मुझे AD कर्व को लेफ़्ट पे ही करना चाहिए. सिर्फ सप्लाई शॉक में ये प्रॉब्लम है, एक ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बेड़ा गर्क हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि GDP फॉल करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. ये जहाँ पे डिमांड शॉक था ना, उसमें ही इज़ लाइक हैप्पी कि इन्फ्लेशन भी वापस आ गई, आउटपुट भी वापस आ गया, कोई ट्रेड ऑफ नहीं था. बट अभी ट्रेड ऑफ असाइड, ये सोचो कि अगर इन्फ्लेशन अपने टारगेट से बढ़ जाती है ना, द ओनली सोल्यूशन इज़ कि आप अपना एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करो. ठीक है. सो वो सोचेगा कि आई हैव टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड, और उसके हाथ में, सेंट्रल बैंक के हाथ में लोग नहीं हैं. ठीक है, हाउस होल्ड्स नहीं हैं. द ओनली थिंग दैट दे कैन डू इज़ कि वो अपनी गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी को इम्पैक्ट करें या फिर मॉनेटरी चीज़ को इम्पैक्ट करें. सिंस वी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसको रिड्यूस AD वो क्या करेगा? फिजिकल क्या कहते हैं, मॉनेटरी एक्सपेंशन करे कि कंट्रैक्शन करें? कंट्रैक्शन करें. ठीक है. सो देयरफॉर उसको मॉनेटरी कंट्रैक्शन करनी चाहिए. लेकिन ये रिमेंबर, वो तो इंटरेस्ट रेट को हलाता है. तो व्हाट शुड इट डू? अगर वो इंटरेस्ट रेट, तो उसको बढ़ा देना चाहिए, जिसकी वजह से बाद में मॉनेटरी कंट्रैक्शन खुद ही हो जाएगी. ठीक है. पहले जो हम कर रहे थे ना, वो खुद मनी सप्लाई आगे पीछे हिला रहा है. फ़र्ज़ करो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उसको नहीं, पहले मनी सप्लाई के हिलने से इंटरेस्ट रेट हिलता था, अब इंटरेस्ट रेट के हिलने की वजह से मनी सप्लाई हिल गया. ठीक है. सो ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशन ये था, ट्रेडिशनली अगर मनी सप्लाई बढ़ता था तो एज अ कॉन्सिक्वेंस इंटरेस्ट रेट गिर जाता था, क्योंकि इसकी एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी कॉज्ड एन एक्सेस डिमांड फॉर बॉन्ड्स, एंड फिर वो सारी वो कहानी इस तरह करके हम सुनाते थे. और अगर मॉनेटरी कंट्रैक्शन होती थी तो एज अ रिज़ल्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता था. अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक में उसने सिर्फ डायरेक्ट क्या कर देना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना है. अनाउंस कर दिया सेंट्रल बैंक ने कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ प्रॉब्लम पड़ जाएगा हमारे मनी मार्केट में. क्या प्रॉब्लम होएगा? एक्सेस सप्लाई होएगा, एक्सेस डिमांड होएगा. उसने यूँ करके अनाउंस कर दिया, आगे ऊपर कर दिया. वॉट इज़ इट क्रिएटिंग? दिस इज़ क्रिएटिंग एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी.
this needs to be eliminated. This gets eliminated automatically. ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक इस तरह नहीं, मतलब बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है, वो लोग जाएंगे बॉन्ड्स की बाइंग एंड सेलिंग इस तरह होगी कि गवर्नमेंट ने खुद खींचा नहीं पैसा, वो लोगों के बिहेवियर से खुद ही खींच गया, ठीक है. सो इट गेट्स एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली via a monetary contraction. तो अब इस सेंस में हमें कहना चाहिए कि अब अगर हमने कोई LM कर्व बनानी ही थी ना, सो अगर हम LM कर्व ऐसे बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, ये अगर I&Y इंटरेस्ट रेट है और क्या कहते हैं आउटपुट है, सो जो LM कर्व है इट इज़ ड्रॉन फॉर अ फिक्स, यहाँ पे गिवन इंटरेस्ट रेट टारगेट. सिर्फ जब इंटरेस्ट रेट टारगेट ही मतलब इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट जब चेंज होएगी ना तो ये चेंज होएगा. फर्स्ट करो इफ आई एम ओवर हियर और इन्फ्लेशन हो जाती है, ये ऐसे था, ये मेरा आउटपुट था, एंड किसी वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है, इकोनॉमी इधर आ जाती है. डिमांड शॉक इमेजिन कर लेते हैं. फ़र्ज़ करो एक डिमांड शॉक था जिसकी वजह से हमारा आउटपुट अपने इक्विलिब्रियम से हट गया और इन्फ्लेशन अपने टारगेट से बढ़ गई, इकोनॉमी यहाँ कहीं आ गई. अब मनी सप्लाई अभी तक चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, यहाँ हम A to B आए हैं. अब क्योंकि उसने हमने क्या कहा, उसको क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट फॉल करना चाहिए. सो इंटरेस्ट रेट जब फॉल करेगा, सो यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आ रही, नहीं, इंटरेस्ट रेट राइज नहीं करेगा, राइज करेगा क्या, ये गया ऐसे, इंटरेस्ट रेट राइज कर गया. सो दैट्स इट. और यहाँ ना हमें लिखना चाहिए गिवन मॉनेटरी पॉलिसी, गिवन मॉनेटरी पॉलिसी लिख दो, दैट वुड मेक मोर सेंस. अच्छा, कोई मैंने टेक्स्ट में देखा है इसको लिखा जा रहा होता है कि ये दिस इज जस्ट द आई स्केड्यूल होता है, आई स्केड्यूल. फिर से कंफर्म करूँगी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द आई स्केड्यूल. अब इसके अंदर शिफ्ट तब आएगा जब मॉनेटरी पॉलिसी, जब मनी सप्लाई कंट्रैक्ट करना शुरू करेगा ना, तो फिर वो इस तरह करके यूँ करके ऊपर चले आएगा, भी वापस आ जाएगा अपने. तो अभी हम उसको मॉनेटरी पॉलिसी मैंने नहीं हिलाई, अभी सिर्फ उसका डिसीजन रूल बताया है कि अगर इन आउटपुट बढ़ गया तो जी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो. सो अब तुम लोग ब्रेक ले लो, उसके बाद हम ये रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, विच विल कवर. अभी हमने सर का ना फर्स्ट वीक के जो 2 क्लासेस थे वो आई बिलीव कवर हुआ अभी, और इस वीक सर ने आप लोगों को ये कराया है, ये वाले जो डायग्राम्स है वो भी अभी हम रिटर्न वर्क नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर लेंगे. कौन रीड करेगा? मैं तो नहीं करेगी, मैं तो वैसे ही जागी हुई हूँ, ठीक है सर. मैं तुम यू रीड, बारियाँ लो ना सारे, ताकि यू गाइज ऑल्सो स्टे अवेक. आई एम नॉट द ओनली वन हुज अवेक. अब हम क्या कर रहे हैं, मनी डिमांड पढ़ रहे हैं फिर से, लेकिन अब हम माइक्रो डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं फॉर मनी डिमांड. स्टार्ट रीडिंग. There are essentially 4 main determinants of money demand at the individual level. These are interest differentials. The difference between the yield of money commonly assumed in the literature to be 0 and the rate of return on other assets. The greater the rate of return on assets other than money, the greater the opportunity cost of holding money, and so the fewer money balances will be demanded. Is this intuitively appealing? कि देखो ना, इंटरेस्ट रेट अगर मनी का है, यू गेट नो
अगर आपके घर में कैश पड़ा हुआ है वो यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम इट, राइट? लेकिन अगर आप डिपॉजिट कर देते हो अपना मनी, या फिर अगर आप कोई बॉन्ड खरीद लेते हो, तो उसमें तो आपको मिलेगा कोई ना कोई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. मनी डज नॉट पे एनीथिंग. बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स सेविंग अकाउंट में डू पे समथिंग. देयरफॉर जितना ज़्यादा इंटरेस्ट डिफरेंशियल होएगा ना, फ़र्ज़ करो अगर इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स का डिफरेंस विद दिस इज़ जस्ट टू मच, देन आपकी क्या होएगी कि you're मोटिवेटेड टू होल्ड लेस मनी, टू होल्ड लेस मनी. तो दैट मीन्स कि आपका मनी डिमांड फॉल होना चाहिए. माइक्रो डिटर्मिनेंट है, दैट मीन्स कि हम एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. आगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्स, वैसे पढ़े बगैर वैसे ही तुक्का लगाओ. कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र मीन्स कि हर दफ़ा जो मैंने बैंक से जाके मुझे पता है बड़ा फ़ायदा हो रहा है, इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा है, बट एवरी टाइम मैं जाके एटीएम से निकालूंगी ना तो एटीएम मशीन मुझे पैसे चार्ज कर लेगी. या फिर पुराने ज़माने में जाके क्या बैंक में लिटरली जाके आप चेक लेके जाते थे, निकालते थे, तो उसकी एक ट्रांजैक्शन फ़ी लगती थी. अब आप इमेजिन करो कि वो ट्रांजैक्शन फ़ी बढ़ गई है. व्हाट इज़ योर इनिशियल रिएक्शन टू इट? क्या फ़ील करोगे? थोड़ी डीमोटिवेशन फील होएगी ना. देखो आप कह रहे हो कि ठीक है यार मुझे फ़ायदा, अगर फिर भी आप कैलकुलेशन करोगे कि इंटरेस्ट रेट मुझे 15% मिल रहा है लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10% है, तो मुझे चलो फ़ायदा हो रहा है फिर भी 5% का. लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही 15%, फिर आप कहोगे फिर क्या फ़ायदा. इट्स बेटर कि मैं स्पेकुलेटिव, ट्रांजैक्शनल एंड वो और पर्पसेस ऑफ मनी, इवन वो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, कुछ तो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वैसे ही रखने में. सो अब विदाउट इवन रीडिंग वी कैन असेस के लिखा क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर जब बढ़ जाएंगे तो हमारी मोटिवेशन टू होल्ड मनी बढ़ जानी चाहिए. मनी डिमांड शुड राइज. चलो पढ़ो आगे. Cost of transfer. The cost associated with transferring between higher interest earning assets and money needed to purchase goods and services. If the cost of transfers known as brokerage fees are high, then it is unlikely that we will put our wealth into the higher interest earning, as to do so will involve substantial costs. Demand for money will then be a positive function of these transfer costs. जितनी ज़्यादा कॉस्ट होएगी उतना ज़्यादा ही यू विल फील डीमोटिवेटेड, उतना ज़्यादा ही आप कहोगे बेहतर कैश अपने पास ही रख लें. तो अभी हमें क्या पता चला कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मनी डिमांड हमारा एज अ कॉन्सिक्वेंस फॉल करना चाहिए. सो अगर मैं ख़ुद से बना रही हूँ इक्वेशन व्हाट आई शुड राइट इट, कि जो मनी डिमांड है ना कोई एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए यहाँ, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो मनी डिमांड बढ़ जाना चाहिए. ठीक है. फिर मैं सोचती हूँ कोई नंबर H2 होना चाहिए, और अगर कॉस्ट ब्रोकरेज फी बढ़ जाती है तो मेरा मनी डिमांड बढ़ जाना चाहिए. तो अगेन यहाँ मैं सोचूंगी प्लस डालूँ माइनस डालूँ, हाँ प्लस लिखना चाहिए. ठीक है. तो इसी तरह वो इक्वेशन तो कोई भी बना सकता है ना, एज लॉन्ग एज आप उसकी लॉजिक जस्टिफाई कर लो. आगे प्राइस अनसर्टेनिटी. There is inevitably risk involved in holding assets, even though there exists a risk in holding money as a store of value. Since we do not know for certain how many goods a given quantity of money can buy in the future due to inflation, the risk associated with holding other interest-earning assets is generally considered to be greater. If the price of assets is likely to vary over time, then by the time we want to sell those assets in order to obtain money to undertake transactions, we may face considerable capital loss. If we are risk averse, then our demand for money will therefore be a positive function of the riskness or price uncertainty of alternative assets. तो इसमें तो वो यूँ कर रहा है कि अगर आप रिस्क अवर्स हो, कुछ लोग हो सकता है कि ये तो इसकी जो रिलेशनशिप है ना वो तो डिपेंड करती है अबाउट विद योर नेचर. अगर आप अवर्स हो टू रिस्क और आपको जैसे लग रहा है कि प्राइसेस ऑफ अदर एसेट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो हो सकता है आप कहोगे बेहतर है मैं सेफ़ चीज़ लूँ विच इज़ बेशक ज़ीरो पे कर रहा है लेकिन वो सेफ़ है. लेकिन अगर आप रिस्क न्यूट्रल हो या फिर रिस्क क्या रिस्क टेकर, हाँ, तो देन मे बी विल बी लाइक कि कोई बात नहीं, आई विल स्टिल टेक द चांस बिकॉज हो सकता है मुझे कैपिटल गेन हो जाए. ठीक है. सो इन दैट कि यहाँ हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि ये प्लस H3 एंड अनसर्टेनिटी के साथ होएगा, वी डोंट नो. ठीक है. सो आगे एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ Expenditures and receipts.
If individuals were paid their wages in lump sums weekly, then average cash balances would be less than if wages were paid monthly. If the pattern of payments and receipts was uncertain, then cash balances would be likely to be higher. It may be unwise to face the brokerage fees and transfer cash to bonds if there is a possibility that you will need to make a large cash payment in the near future. फ़र्ज़ करो आप थोड़े से गरीब हो, कम पैसे हैं आपके पास, तो फिर आपको पता है कुछ भी मेरी नीड हो सकती है, यू आर वेरी लाइकली, ब्रोकरेज फीस दूर की बात है, आप कहोगे कि मेरे तो ट्रांजैक्शनल रिक्वायरमेंट कभी भी किसी पर कुछ भी आ सकती है, तो इट विल बी वेरी अनवाइज इफ़ यू पुट योर मनी इन अ बैंक, स्पेशली अगर ब्रोकरेज फ़ी हो अटैच्ड। ये वाला क्या है पॉइंट कि अगर यूर पेड वीकली या फिर मंथली, इसका क्या, व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर इग्नोरिंग कि वो क्या कह रहा है, अगर इफ़ यूर पेड वीकली वर्सेस यूर पेड मंथली, हाउ डू यू थिंक दैट विल इम्पैक्ट योर मनी डिमांड? इट कुड बी ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट इज सेइंग। अपने पर्सनली बताओ क्या होगा। Cash holding would be higher and cash monthly. वाई? मुझे तो लग रहा है कि अगर मुझे वीकली पैसे मिले ना, तो मेरा तो नेचर ऐसा हो कि क्योंकि मुझे सिर्फ हफ्ते से हफ्ते पैसे मिल रहे हैं तो मैं अपने हाथ में ही रखूं, मतलब दैट वुड मेक, फॉर मी दैट वुड मेक मोर सेंस। लेकिन और मुझे मंथ के बाद, फ़र्ज़ करो अगर मुझे 1 लाख रुपए मंथ के बाद मिल रहा है ना, तो आई विल बी लाइक ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू स्मूथ माई कंजम्पशन, तो कुछ मैं बैंक में नहीं देती हूँ, आहिस्ता करके निकालूंगी। लेकिन अगर मुझे वो दे रहे हैं 20,000 करके, तो मेरा तो नेचर ये है मोस्ट लाइकली मैंने फिर वो 20,000 अपने पास रख के वो उस हफ्ते में खर्च देना है। बट मतलब वो ये कह रहा है कि इफ़ इंडिविजुअल्स आर पेड इन वीकली तो उनके कैश बैलेंसेस वुड बी लेस, तो हो सकता है लाइक ऐसा भी हो। बट आई वुड डिसएग्री विद दिस फर्स्ट लाइन। मेरा ऐसा है, मतलब मेरे लिए क्या होंगे कि अगर इफ़ आई एम पेड मंथली देन आई वुड होल्ड लेस। ठीक है, इसमें तो वो एवरेज कैश बैलेंस अगर लेस है तो वो कंजम्पशन इंक्रीज करने की, हाँ वैसे यहाँ एवरेज की बात करें, ये हो सकता है। व्हाट वाज योर पॉइंट? कि एवरेज कैश बैलेंस मतलब मंथली एज कंपेयर टू वीकली, तो उसमें एमपीसी बढ़ते हैं ना कंजम्पशन। हाँ ये सही है, अगर एवरेज हम निकाल लें ऑन एवरेज। बट देखो वो तो अनफेयर एवरेज नहीं है, बिकॉज मुझे अगर वीकली मिलेंगे तो मुझे कम पैसे मिलेंगे तो कम एवरेज निकलेगा, अगर मंथली मिलेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो ज़्यादा एवरेज मिले लगेगा। तो सेम ही रहेगा। अब हाँ। 80,000 की सैलरी मिलती है, हफ्ते में 20,000 मिलते हैं, महीने में 80,000 मिलते हैं। हाँ आई एम वेरी कन्फ्यूज। तो देखते शायद डायग्रामेटिकली हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। अच्छा ये वाला ग्रीन वाले में ये ईजियर टू अंडरस्टैंड दैट इफ द पैटर्न ऑफ पेमेंट्स वाज अनसर्टेन देन कैश बैलेंसेस इज लाइकली टू बी हायर। यस, ये तो सब एवरीबडी कैन एग्री ऑन दिस वन। एंड आखिरी वाला भी इट वाज इजी। चलो आगे, ये भी सर ने बात की हुई है कि डिमांड फॉर मनी। These determinants are also related to Keynes' description of money demand motives. Keynes broke down the demand of money into 3 types: transactions, precautionary, and speculative motives. The transaction demand for money is essentially that needed to buy goods and services where money is needed as a medium of exchange. Precautionary money balances are simply holdings of money kept in case of emergencies, an unexpectedly large tax bill, a hospital treatment, for example. Finally, the speculative demand for money considers money as an alternative to interest-earning assets due to the capital loss involved in holding bonds when the interest rate increases. If an individual expects interest rate to rise, then he will expect to experience a capital loss on his bond holding, knowing that the bond price will fall. He will want to hold a larger quantity of money. अच्छा, काफ़ी लोग ना इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उस पैसे तो ज़्यादा मिलने चाहिए, बट इस तरह सोचो कि मैंने तो बॉन्ड ख़रीदा हुआ था, उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो जो ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है ना, फ़र्ज़ करो मैंने तो 10% पे ले लिया था बॉन्ड, अब 15% हो गया, तो मुझे कैपिटल लॉस होएगा। ठीक है, बिकॉज द पर्सन हु बाइज इट आफ्टर द राइज उसको बेनिफिट होएगा, लेकिन जो ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है ना उसके लिए तो लॉस ही होता है। अच्छा, अब अपने पे लेके आते हैं। मेरी तो ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी एक्चुअली डिमांड फॉर मनी ज़ीरो है, ज़ीरो। और स्पेशली जब से मैंने अपने फ़ोन के अंदर डाला है ना वो क्या कहते हैं टैप एंड पे,
तो मतलब अब तो मेरा डेबिट कार्ड भी नहीं है मेरी लाइफ के अंदर, मैं हर एक जगह अपने फ़ोन पे टैप 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 कर रही होती हूँ. सो मेरे लिए ट्रांजैक्शन एंड स्पेकुलेटिव मोटिव इज़ ज़ीरो. अब मेरे दिमाग ना बार बार मैं सोचती हूँ कि जो बेगर्स आते हैं स्ट्रीट पे, मुझे कुछ कैश अपने पास रखना चाहिए, बिकॉज देन आई एम लाइक आपके पास ATM मशीन तो है नहीं. मतलब इतना एम्बैरेसिंग हो जाता है कि मैं मेरे पास कैश है. मैंने काफ़ी दफ़ा वॉलेट खोल के बेगर्स को दिखाया है कि मेरे पास सच्ची में पैसे ही नहीं है, मैं किस तरह मैं ट्रांसफ़र. और फनीली इनफ ये जो LGS के सामने सिग्नल है ना, तो वहाँ एक ट्रांसजेंडर आया हुआ था एंड आई लाइक इंटरेक्टिंग विद हिम. तो ही स्माइल्ड एंड सेड कि आप इजी पैसा करते हैं. सिग्नल पे कैसे इजी पैसा करूँ. बट लाइक वो मतलब इवन बेगर्स इतने टेक्नोलॉजिकली में एडवांस हो गए हैं कि देर लाइक जैज़ कैश करते हैं, इजी पैसा करते हैं. सो मेरा तो ये ज़ीरो है. बट अ लॉट ऑफ मनी पीपल स्टिल, स्पेशली स्टूडेंट्स, आई एम श्योर तुम लोग फिर भी कैश वगैरह रखते होगे. सो खैर, जोक्स असाइड, 3 डिमांड फॉर मनी है. एंड मुझे लगता है रेहान तुम्हारे जो था ना नोट्स, उसमें ट्रांजैक्शन वाला सर ने लिखा होता है, स्पेकुलेटिव वाला लिखा होता है ना. तीनों ही करवा दिए ना. तीनों ही किए ना. Cautionary question is a function of uncertainty का. हाँ, तो वो अनसर्टेनिटी ऑफ व्हाट, अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस, राइट. हाँ, अब मेरा अगर टायर फट गया ना तो मेरा मैं फंस जाऊंगी, बिकॉज मेरे प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है. अच्छा, स्पेकुलेटिव वाला क्या था? वैसे ये मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें जो यूजली मॉडल्स बने होते हैं ना मनी डिमांड के, वो मनी वर्सेस अदर एसेट्स के बारे में ही होता है. और स्पेकुलेटिव डिमांड में क्या होएगा कि आई विल होल्ड मनी इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि इफ़ आई बाय अ बॉन्ड तो उस पर मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. सो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, इफ़ आई एम वेरी रिस्क अवर्स, माई स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी हायर. ठीक है, आगे. In fact, Keynes originally assumed that individuals held their expectation of interest rate movements with certainty. When the interest rate was below, but they expected in the long run. मैं वो भी दिखा देती हूँ. फ़र्ज़ करो कि ये इंटरेस्ट रेट है, वो कह रहे हैं अगर ये हर एक किसी का अपना है. सो कहते हैं ना कभी कभी रेट ऑफ टाइम प्रेफरेंस. ठीक है, अगर इससे लोअर है और इससे हायर है तो उसकी क्या रिएक्शन होगी? Then they would put all their financial wealth in the form of money to avoid the capital loss associated with holding bonds. क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतना कम है ना, अगर इससे भी कम हुआ तो मेरी कोई मोटिवेशन नहीं है कि मैं मनी बैंक के अंदर डाल दूँ. इससे बेहतर है कि अगर इससे नीचे होएगा ना, आई एम गोइंग टू हैव ऑल माई मनी इन कैश विद मी. आगे अगर बढ़ जाए, When the interest rate was above but was expected, then the expected interest rate fall would be associated with the capital gain from holding bonds. The individual would then hold as little money as possible, only covering the transactions and precautionary motives, representing minimum cash required to conduct transactions. The individual's demand for money as a function of interest rate would then be step function. ये कह रहे हैं फिर मतलब ज़ीरो पे फिर भी नहीं है हम. ठीक है, ये वाला बना हुआ है ना डायग्राम तुम्हारे नोट्स में ना, उसमें सर ने ये एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि एक थ्रेशोल्ड है, अगर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाए तो वो ही वांट्स कि मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी मैं अपने पास रखूं, और अगर उससे कम हो जाता है तो फिर वो कहता है कि मैं फिर कोई फ़ायदा नहीं है बैंक में कुछ भी डालने का. वो फिर उनने इस तरह तो नहीं बनाया होता यूं करके स्टेप फंक्शन. तो वो मतलब फिर वो कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वो भी ठीक है, मतलब अगर इस तरह करके बनाया हुआ था दैट ही सेइंग कि जो ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए आपने कुछ भी नहीं, वैसे थोड़ी अनरियलिस्टिक अजम्पशन है कि आप सारे के सारे पैसे डाल दो फ़र्ज़ करो एक सेविंग अकाउंट में जिसमें आपको इजाज़त नहीं होती बाय द वे एकदम से विड्रॉ करने की. तो दैट वुड मीन अगर आप इस तरह डायग्राम बना लेते हो ना कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपके पास कोई पैसे नहीं है, तो वो थोड़ी अनरियलिस्टिक एजम्पशन है. कुछ ना कुछ तो हमें पैसे चाहिए ना अपने दूध अंडे डबल रोटी के लिए. ठीक है, सो वील कीप टी ए पॉजिटिव. अगर टी ज़ीरो हो जाता, विच इज़ बेसिकली एक एजम्पशन है, विच इज़ फाइन बिकॉज इकनॉमिक्स में काफ़ी दफ़ा हम अनरियलिस्टिक एजम्पशंस भी बनाते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए. तो ये डायग्राम ऐसे बन जाना था. ठीक है, सो बोथ आर फाइन एज लॉन्ग एज यू शो कि ये हमारा क्या बनता है, एक स्टेप फंक्शन बनता है. अच्छा, डज दिस लुक लाइक ये जो हम कर्व बना रहे थे, देखो सो फार अभी तक जो हमने ऊपर कवर किया है, मेरा ऐसी तो डिमांड कर्व मैंने कहीं नहीं बनाई. ये थी मेरी डिमांड कर्व.
वो कह रहा है अच्छा अगर आपने इसी अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ये मनी डिमांड कर्व आना चाहिए था ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाले एग्रीगेट्स में वो एक individual। वो इंडिविजुअल है, ठीक है। तो दैट वुड मीन के वो अगर एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू वैसे को राइट के वो अगर मे बी इसको अगर ये एक इंडिविजुअल का है और हम अब मिलियन इंडिविजुअल्स का स्टेप फंक्शन को अगर कंबाइन करेंगे तो फिर वो ओवरऑल एक इकॉनमी की नेगेटिव स्लोप ही बन जाएगी। बट फॉर दिस अगर हम सिर्फ इसको देखें, अगर सिर्फ पूरी इकॉनमी की अगर ऐसा होता तो डायग्राम थोड़ा वियर्ड ही बनना था मनी सप्लाई मनी डिमांड का, या फिर यहाँ बिल्कुल वर्टिकल बन जानी थी, या फिर फर्स्ट करो मनी सप्लाई अगर इधर इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इट वुड हैव बीन काइंड ऑफ वियर्ड। तो यहाँ ना लिख देते हैं, ही मेड अ वेरी गुड पॉइंट दैट दिस इज़ जस्ट फॉर वन इंडिविजुअल। इन एनी केस हम कर भी रहे थे ना, माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन कर रहे थे। सो इसका जो सबमिशन होएगा दैट वुड गिव अस द इकॉनमी। तो सबमिशन वुड गिव द इकॉनमी का मनी डिमांड and that would most probably then become a smooth money demand curve जब इकॉनमी की बनेगी। आगे It has become standard to model each component of demand for money separately. The transaction demand for money is typically modeled by allowing money to be a function of determinants 1, 2 and 4 above. That is ignoring asset price uncertainty by allowing more flexible assumptions on the expected pattern of expenditures and receipts. Similar analysis can incorporate a precautionary motive for money holdings. Analysis of the speculative demand for money, however, concentrates on determinant asset price uncertainty while dropping one or more of the other factors for trackability. तो ये मतलब ये जो हमने सारे पॉइंट्स किए ना, ये 1 2 3 4 ज़रूरी नहीं है जो मतलब सब, इसके लिए उसने कहा कि शुरू वाले 3 वाले मैटर करते हैं, राइट। इसके लिए पता नहीं क्या बोला था, एनीहाउ। इसके बाद सर ने ये वाला मॉडल किया, एंड लेट्स जस्ट डिले दिस टू द नेक्स्ट क्लास। ये मैं होपफुली घर जाके जब इंटरनेट से कनेक्ट होएगा ना तो ये हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। इसको फिर तुम लोगों ने यू हैव 1 होल वीक टू कवर दिस, और फिर मैं ना आई विल ट्राई टू फाइंड क्वेश्चंस जो हम इस पे कर लें, ठीक है। अगेन यहाँ बस ये ऐसी चीज़ लग रही है कि यहाँ ये कोई ब्रोकरेज फीस है और वो वी वांट के उसको, अब देखो मैं बाय द वे मुझे भी साल हो गए ये थ्योरी पढ़ते हुए, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को देखूँ ना, व्हाट आई कैन गेस इज़ कि यहाँ कोई इंटरेस्ट रेट है जिसके भरने की वजह से ना उसकी कोई किस्म की कॉस्ट बढ़ रही है। मैं कॉस्ट को ना मिनिमाइज़ करना चाह रही हूँ, या फिर अब जैसे TIZ, आई डोंट नो व्हाट दे स्टैंड फॉर, बट आई कैन मेक अ गेस कि यार कोई ट्रांजैक्शन ज़्यादा करोगे तो आपकी कोई कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब आई कैन इमेजिन कि मैं बार बार जाके अगर ATM से कोई पैसे विड्रॉ कर रही हूँ तो उसके मुझे कोई ना कोई कॉस्ट लग रही है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है फॉर होल्डिंग मनी। तो ऐसा पर्सन जो है ना वो मिनिमाइज़ करना चाहता है अपना कॉस्ट, और फिर उसके हिसाब से इसने वही कोई भी चीज़ मिनिमाइज़ हो रही हो मैक्सिमाइज़ हो रही हो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसको उसने पुट इज इक्वल्स टू 0 किया है वही। अब यहाँ जैसे लग रहा है कोई एवरेज मनी होल्डिंग है, और फिर उससे मनी डिमांड की कोई इक्वेशन में निकल गई है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है और मनी डिमांड की, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। देयरफॉर अगर मैं मनी डिमांड को लिखूँ ना H0 प्लस H1Y माइनस H2I मैं लिख सकती हूँ, बिकॉज यहाँ मुझे एक नेगेटिव रिलेशनशिप नज़र आ रही है। सो इंशाल्लाह ये हम डिटेल में करेंगे, और मैं कोई ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना आफ्टर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस, अब ये भी ऐसा लग रहा है कि कोई पैसे मिले उसने आहिस्ता 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 करके स्पेंड कर रहा है कुछ उसने, हाँ जैसे लग रहा है कि ये ना महीने को 4 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया है और वो आहिस्ता 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 करके स्पेंड कर रहा है। देयरफॉर उसकी जो वेल्थ है ना वो बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट किया हुआ था तो वो भी आहिस्ता 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 करके फॉल कर रही है। अगेन आई डोंट नो व्हाट द मॉडल इज़, आई एम जस्ट गेसिंग। सो इंशाल्लाह अगली क्लास में ना आई विल ब्रिंग सम क्वेश्चंस, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे रीड करके, एंड वील डू सम क्वेश्चंस।